आदाब, खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तलाक सलासा बिल को लेकर 16वीं लोकसभा में मोदी हुकूमत ने कई मरतबा कोशिशें की, लेकिन नाकामी हाथ लगी। ट्रिपल तलाक को लेकर हुकूमत कितनी संजीदा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 17वीं लोकसभा की शुरुआत से कबल ही वजीर कानून ने ऐवान से कबल ही ऑर्डिनेंस लाने की बात कही। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या इस मरतबा ये बिल राज्यसभा से मंजूर हो पाता है या नहीं। लेकिन सवाल वही कि हुकूमत बिल को कानून की शक्ल देने में जितनी संजीदा है, इतनी ही संजीदगी इसे एतराजात पर भी जतानी चाहिए, क्योंकि अगर शौहर जेल में मुक़य्यद है तो बच्चों और खानदान की परवरिश और खातून की परवरिश कौन करेगा। आज दो रुख में इसी मौजू पर जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से उनका रुख, और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब हैं जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तर्जुमान हैं। आप हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं जो कि नोएडा स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, असद खान फलाही साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले यासिर जिलानी साहब, आपके पास आना चाहेंगे। हमने देखा कि पिछली कई मरतबा ऑर्डिनेंस लाया गया, लोकसभा में इस बिल को मंजूरी मिली ट्रिपल तलाक को लेकर, फिर उसके बाद राज्यसभा में अड़ंगे रहे इस बिल को लेकर। इस बार क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार जो वायदा सरकार ने किया है, खास करके आधी आबादी के साथ, उसमें फैसला होगा। लेकिन अभी क्योंकि कुछ लोगों ने तरमीम करने की बात भी कही है जी। और जो मिनिस्टर हैं इससे रिलेटेड, उन्होंने भी अपने जो 2 दिन पहले उनका जो बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हर तरह की चीज़ों को हम स्वागत करेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो फैसला है, ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला होगा जब पार्लियामेंट में ये पारित होगा ट्रिपल तलाक। ये उन बहनों के लिए जो बहनें एक ज़माने से एक कुप्रथा की शिकार बनती हुई आ रही हैं। हमने जिस तरीके से देखा है, आप अगर अतीत में जाएं तो शाबानों को 1986 से लेके किस तरीके से उन्हें लड़ना पड़ा, और किस तरीके से उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्लियामेंट से एक महिला अधिनियम नियम 1986 का इस्तेमाल करके उनको कोशिश किया था इंसाफ देने का। लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से उस फैसला को बदला गया, और वो कलंक आज भी याद है हिंदुस्तान के लोगों को कि एक बूढ़ी औरत को इंसाफ नहीं दिया गया था। उस वक्त भी उनकी एज बहुत अच्छी खासी थी। लेकिन इस वक्त देखिए, आपको समझने की जरूरत है, ये किसी सरकार का लाया हुआ मामला नहीं है, ये किसी गवर्नमेंट एजेंसी का लाया हुआ मामला नहीं, ये उन औरतों के थ्रू लाया हुआ, निचली अदालतों से ऊपरी अदालत तक वो औरतें आई हैं जिनके साथ ये मसला घटा है, जिनके साथ ये जो तलाक बिद्दत है, ट्रिपल तलाक, जो उनके साथ उनके मर्दों ने किया है। तो वो अपने दुख को, अपनी दुखी होने के बाद वो कोर्ट गई, कोर्ट से सारा का सारा मामला सरकार ने संज्ञान लिया, और आज सरकार तैयार है इसका हल निकालने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर कोई जरूरत आती है सरकार के पास किसी तरीके, जैसे अभी आपने जो एक पैकेज में सवाल किया था कि अगर मर्द जेल चला जाएगा तो कैसे उसका भरण पोषण होगा, इन सारी चीजों पे सरकार बहुत संजीदगी के साथ सोच रही है। और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद जो हल निकलेगा वो आधी आबादी यानी औरतों के हक के लिए होगा, और इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए सरकार जो प्रतिबद्ध है उसको खत्म करेगी। साहब, हमने देखा कि भारी तादाद में मुस्लिम खवातीन ने इस बिल को लेकर एहतजाज किया, एहतजाजी मुजाहरे किए गए। आपको लगता है कि इस बिल में तरमीमात की जरूरत है, और क्या कुछ खामियां हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? सना साहिबा, मैं आपके ओपनिंग पैकेज को, ओपनिंग एडिटोरियल को नहीं समझ पाया था क्योंकि ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन अब मैं अपनी बात यहाँ से रखना शुरू करूँगा कि 3 तलाक तो बिदअत है, इसको किसी ने भी एंडोर्स नहीं करा, कोई भी इसके सपोर्ट में नहीं रहा। अब आइए 3 तलाक, तलाक सलासा के बिल के ऊपर जो रेफरेंस दिए गए कि 22 मुल्कों ने तलाक सलासा को बैन कर दिया, ख़त्म कर दिया। उन 22 मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क ने इसको क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा, क्योंकि शादी और निकाह ये एक सोशल एग्रीमेंट है, इसको आप क्राइम की कैटेगरी में नहीं रख सकते जी। और मैं आपको एक वाज़ेह करूं बात, एक कि जेरेमी बेंथाम की किताब है प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन,
उसके अंदर उन्होंने जो बयान किया है, बाइबल है लॉ की किताब, लॉ की दुनिया के अंदर, कि आप किसी चीज को क्राइम बनाने से पहले 3 चीजों का उसके अंदर पाया जाना जरूरी है, तभी यू कैन मेक इट अ क्राइम। जी। जब देयर इज नो एविल इन दैट, जब आप सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया कि आज के बाद अगर कोई 3 तलाक बोलता है तो होगी ही नहीं। जाहिर सी बात है, सवाल यही उठता है कि जब गैर कानूनी है, जब गैर कानूनी है तो फिर कानून क्या? गैर कानूनी और जो चीज हो ही नहीं रही, विच इज नॉट हैपनिंग एक्चुअली में, कि कोई कितनी ही बार प्रोनाउंस करे उसकी तलाक नहीं हो मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो फिर आप इसको कानून की कैटेगरी में, क्राइम की कैटेगरी में नहीं ला सकते। फिर नंबर 1 थिंग। दूसरी चीज थी कि इसके अंदर जब एविल यानी जो चीज हुई नहीं उसके अंदर कोई बुराई नजर नहीं आई, तो आप कैसे उसको क्राइम कर सकते हैं। फिर आइए आर्टिकल 143 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर किसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने लॉ डिक्लेयर कर दिया तो उसके लिए अलग से आपको नया कानून बनाने की जरूरत नहीं होगी, वो कानून पूरे हिंदुस्तान की टेरिटरी में माना जाएगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 43 कहता है। तो यू नो नीड टू मेक और इनेक्ट अ न्यू लॉ फॉर इट, आपको नया कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। चलिए आपने कानून बनाया भी, अच्छी बात है, लेकिन इस कानून को जिन लोगों ने भी एहतजाज किया है सना साहिबा, अगर आप उनके एहतजाज को देखिए तो सिर्फ एक ही चीज है, वो ये है कि आप इसको क्राइम, जुर्म के दर्जे में कैसे रख सकते हैं। एक शादी निकाह जो है वो एक सोशल एग्रीमेंट है, इन दोनों के बीच में एक मुआहदा है हो रहा है, उस मुआहदे के बुनियाद पर आप किसी को कैसे क्रिमिनल बना सकते हैं, ये है सवाल सिर्फ। बाकी तो और सबको इस बिल का, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी सेट असाइड किया था, सबने इसका खैर मकदम किया था, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। यहां तक कि जब बिल लाया गया और अध्यादेश लाने के बाद कैबिनेट से अप्रूव हो गया, लोकसभा में पास हो गया, उसके बावजूद भी सिर्फ एहतजाज दर्ज कराया गया कि भाई हमारा कंसर्न यह है कि इसके अंदर से जो आपने क्राइम बनाया है उसको हटा दिया जाए। बाकी एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज आप देखिए, तलाक अपने आप में वो नहीं है, 3 बार तलाक बोल रहा है कोई, 1 बार तलाक बोल रहा है, औरत तो उसकी वो बन रही है ना विक्टिम। यानी 1 बार बोले या 3 बार बोले, यानी 1 बार बोलता है तो 3 महीने के बाद उसके ऊपर वो हथौड़ी गिरेगी या हथौड़ा गिरेगा तलाक का। इस बिल के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहीं से भी नहीं रखी गई औरत के लिए। उस औरत की फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? अगर कोई मान लीजिए तलाक देता है, जी जाहिर सी बात है, हमने स्टार्टिंग में यही सवाल उठाया था कि अगर कोई तलाक देता और फिर उसको जेल भेज दिया जाता है तो उसके बच्चों का और उस खातून का केयर कौन करेगा, कौन नानो नफका करेगा। इस सवाल के साथ मैं जाना चाहूंगी यासिर जिलानी साहब के पास। यासिर जिलानी साहब, लगातार सवाल यही उठ रहे हैं और साथ ही साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि मरकजी सरकार की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। लगातार जो है तनकीदें की जाती रही कि इसमें कुछ खामियां हैं जिसे दूर किया जाए, जिन एतराज़ात को दूर किया जाना चाहिए। मुस्लिम स्कॉलर्स भी ये कहते रहे, लेकिन उस जानिब मरकजी सरकार ने नहीं कहा कि ठीक है हम इस्लामिक स्कॉलर्स से जो बड़े हैं मजहबी रहनुमा उनसे बातचीत करेंगे और तमाम खामियों को दूर करेंगे। देखिए, इसमें जो बार बार ये बात आती है ना, मजहबी रहनुमा, मजहबी रहनुमा हिंदुस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई डिफाइन कर सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारे रहनुमा हैं, जो मजहबी तौर पे बहुत मजबूत हैं, लेकिन उनके जो तमाम नीचे के लोग हैं, जैसे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वही है ना, ये लोग भूल जाते हैं ये सारी चीजें जो गलतियां हैं वो अपनी जो पीछे की जो जिन्होंने तमाम, मुझे याद है कि मेरे साथ 200 से ज्यादा डिबेट हुई होगी मौलवी हजरात की, जिसमें वो मारपीट तक करने के लिए तैयार हो जाते थे, इतनी जबरदस्त मुखालफत थी। और ये भूल गए कि उसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में कहा कि औरतें मंदबुद्धि होती हैं, औरतों के पास दिमाग की कमी होती है। ये लोग भूल जाते हैं, हम नहीं भूलते। हम लोगों ने उस पर बहुत जबरदस्त काम किया, उनको बैकफुट पे लाके खड़ा किया, उसके बाद ये लाइन उन्होंने हटाई, वो मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए, मेरा उन मजहबी रहनुमाओं से हमेशा से रिक्वेस्ट रहा है कि अगर हमारे जो एक्चुअल मजहबी रहनुमा हैं वो अगर ट्रिपल तलाक की जो विक्टिम है, सना आप यकीन करें कि मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, आप तो हैदराबाद में हैं, दिल्ली के कुछ पॉश इलाके हैं, उस पॉश इलाके में जो अपर मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, मैं बिल्कुल लोअर क्लास की तो बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे मर्द ने बिना वजह के, बिना किसी कारण ट्रिपल तलाक देके जो गुनाह किया है उसका हिसाब किताब अगर हमारे रहनुमा
जो मजहबी रहनुमा तथाकथित हैं, उन्होंने अगर संज्ञान में लिया होता, उन्होंने उसको कोशिश किया होता सुधारने की, तो आज ये हालत नहीं होती। और आपको मैं बताऊं, बार बार एक बात और आती है कि 4 करोड़ औरतों ने एहतजाज किया। आप यकीन माने कि मुझे मालूम है कि एहतजाज किया, उनको क्या कहा गया? उनको एक पर्ची दी गई, उस पर्ची में उन्हें डराया गया, उन्हें कहा गया कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो आपको आपके इस्लाम से अलग कर रही है, आपके शरिया पे अटैक कर रही है, आपको मतलब उन्हें उनके जो पॉइंट्स हैं वो पर्ची मेरे पास है, मैं उसका इसलिए जिक्र करना चाहूंगा कि उस पर्ची को आप देखेंगे जो एहतजाज करते हुए इस बिल को लेकर सड़कों पर उतरी, उन्हें डराया गया कि ये सरकार जो है आपके हित में काम नहीं करेगी। असद खान साहब, क्या लगता है कि ऐसा होगा? उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे जो एनजीओ हैं, सना साहिबा आपने एक सवाल पूछा था यासिर साहब से, यासिर भाई से, उन्होंने जिसका जवाब नहीं मिला और ले गए जी। बिल्कुल। अब आइए मैं संभाल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते वक्त जिस दिन इस कुप्रथा कह लीजिए, इस बिदत को खत्म किया, उसी दिन गवर्नमेंट को, सरकार को, हुकूमत को गाइडलाइंस जारी करी कि आप इसके ऊपर जो है कानून लेकर आइए और पार्लियामेंट से कानून पास करिए। लेकिन उस कानून को बनाते वक्त, उस कानून को ड्राफ्ट करते वक्त, उस कानून को एडिट करते वक्त आप इस्लामिक स्कॉलर्स से, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से और भी इस तरह के जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय ले लें, ताकि आपको कानून बनाते होने के बाद इस पर किसी को एहतजाज ना करना पड़े, किसी को एतराज ना करना पड़े। आज ये जो सारी चीजें निकल के आ रही है ना, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और इतनी सारी चीजें सना साहिबा, उसकी वजह यही है कि इस कानून को बनाते वक्त किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से, किसी भी मुस्लिम तंजीम से, किसी भी एक्सपर्ट से, जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट होते हैं, फकी होते हैं, उनसे राय मशवरा नहीं लिया गया, उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया। उनसे अगर इंटरेक्शन किया जाता, उनसे पूछी जाती, तो बीच में नहीं बोलता हूं, ये बैठ के झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तमाम इस्लाम के जानकार, तमाम बड़े लॉयर हिंदुस्तान के, तमाम जो इस फका को जानते हैं इस्लामिक, उनके साथ राय मशवरा करा उस वक्त के कानून मंत्री ने, तब यह कानून आपने लोकसभा के मैं यासिर भाई, या तो आप बोल लें फिर मैं बात करूंगा, मैं ओवरलैपिंग नहीं करता। घुमाने की बात करते हैं, घुमाने की नहीं। कौन, किससे बताइए, प्लीज नेम द सिंगल इस्लामिक स्कॉलर, आप एक भी आलिम साहब का नाम ले लीजिए। आप एक क्वेश्चन, आप किस इस्लाम के जानकार, एक नाम बताइए। आप इस्लाम के एक जानकार का नाम बताइए जिनको बुलाया जाता है। एक बात बताइए, नाम बताइए एक। भाई किसी से भी ले लेते, मौलाना कल्बे सादिक साहब से ले लेते, मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब से ले लेते, और भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, अरे आपको मालूम है कि उनसे नहीं पूछा गया? नहीं पूछा गया, तभी तो मैं कह रहा हूं आपसे यासिर भाई। कल्बे सादिक साहब से, जिनका नाम आप ले रहे हैं, उनसे बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे कहिए तो खुद का है कल्बे सादिक साहब से फोन करके बात करें। आप देखिए, मैं ऐसे नहीं होता। आपको नहीं मालूम यासिर भाई, आप बात करिए या तो मैं करूं। हिंदुस्तान के इस तरह के सुनिए सना साहिबा, अब तक जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाई है वो यही कि मरकजी सरकार ने इस ताल्लुक से किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से बातचीत नहीं की है। नहीं की है, वो तो छोड़िए सना साहिबा, मैं आपको और आगे बताता हूं। उन औरतों से मशवरा नहीं लिया गया जिन औरतों ने इस लड़ाई को लड़ा, इस तहरीक को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया और इसकी विक्टिम रही, इसकी मुतासिरा रही। उन औरतों से मशवरा नहीं लिया गया। असद खान साहब, सना साहिबा, एक बात की तरफ आपने इशारा किया है, मैं यासिर जिलानी साहब से कहना चाहूंगी। सायरा बानो का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जिनका केस जो है काफी दिनों रहा और इसी वजह से ये ट्रिपल तलाक का मामला ज्यादा, और इसी के साथ एक नाम और है जिनका नाम अतिया साबरी है। ये दोनों मामले जो है काफी सुर्खियों में रहे। इन दोनों के ताल्लुक से ये कहा जाता रहा है कि इनके शौहर जेल में मुक़य्यद हैं, लेकिन इनके नानो नफ़क़ा को लेकर कोई कोशिश सरकार की जानिब से नहीं की गई। जब आप कोई कदम उठाते हैं तो इनकी कौन खर्चा इनका कौन संभालेगा और इनके खानदान को कौन संभालेगा, इस जानिब पे तो ध्यान देना होगा ना सरकार को। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, आप बार बार ये सवाल जो पूछ रही हैं, जो मर्द ये क्राइम कर रहा है, जिसके माइंड में ये अपराध घुस गया है कि वो अपनी बीवी को, नेक बीवी को जो वो निकाह करके लाता है, किस बुनियाद पे उसके साथ ये हरकत करता है? पहले तो यासिर जिलानी साहब अपराध नहीं है, सुबह के 5 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जुर्म नहीं है, तो हम जुर्म नहीं कह सकते। ये
सबसे पहली बात तो ये कि अपराध हम नहीं कह सकते, जब सुप्रीम कोर्ट हमारा कह रहा है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ये कह रही है कि अपराध नहीं है, फिर हम कैसे क्राइम कहेंगे? इंडिविजुअल सोच है। और सना साहिबा, जिस दिन ये बिल आएगा उस दिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो जाएगा ये क्राइम का जो प्रोविजन रखा गया है, जो इन्होंने क्राइम का जो औरतों के साथ रखा इसके अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा कि आप उसको क्राइम नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा ना कि आप किस बुनियाद पे इसको क्राइम बना रहे हैं। देखिए, मेरा सवाल जो था वो फिर साइड हो जाएगा। मैं कह रहा हूं उन वीमेन एक्टिविस्ट से भी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा, वो आज आगे आके खुद कह रही है, मीडिया में इतने बयानात हैं उनके, यासिर साहब इसको नहीं आप डिस्कार्ड कर पाएंगे, वो आके कह रही है कि हमसे नहीं पूछा गया कि भाई आप बताइए कि तलाक सलासा का बिल बनाते वक्त किन चीजों का ख्याल रखा जाए, किन चीजों का ध्यान रखा जाए, कौन कौन से धाराएं, कौन कौन से प्रोविजन रखे जाए। वो औरतें खुद आगे सामने आके कह रही है कि हमसे नहीं पूछा सरकार ने। चलिए अब बताइए, जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा, जो ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई और सुप्रीम कोर्ट में जीत दर्ज कराई अपनी, उन लोगों से नहीं पूछा गया तो फिर दूसरों से बहुत दूर की बात हो गई ना। मेरा पॉइंट ये था। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, जेडीयू जो है आपकी हलीफ जमात है एनडीए की, ऐसे में जो जेडीयू के सुर जो है बदले हुए नजर आ रहे हैं 3 तलाक को लेकर। और अगर बात बीजेडी की जाए तो बीजेडी के भी राज्यसभा में हम जानते हैं कि 5 एमपी हैं। ऐसे में, और अगर अपोजिशन की मैं बात कर लूं तो अपोजिशन का रवैया भी वही रहेगा, जाहिर सी बात है रुख में तब्दीली कोई नहीं देखी जाएगी। तो क्या इस बार भी बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती मान रहे हैं इस बिल को लेकर राज्यसभा में? देखिए, मुझे लगता है कि पहले ही हमारे जो मंत्री साहब हैं उनका बयान आ गया है बहुत क्लियर कि अगर किसी तरह की कोई बात, कोई सुझाव, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी जगह है जहां जब बिल आएगा लोग अपनी अपनी बात रखेंगे और अपनी बात रखने के लिए फ्री हैं। वो अच्छा, जेडीयू का क्या मत है? जेडीयू एक अपनी अलग पार्टी है, अलग उसके काम करने का तरीका है। लेकिन आप देखिए कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं बता दूं, कांग्रेस ने क्या कहा था चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ट्रिपल तलाक जैसे मसले को खत्म कर दूंगा और मैं इस तरह की चीजों पे, हम लोग यकीन, क्या करा भारत के जनता ने, किस तरीके से उनका जवाब दिया है यह आपने देखा है, और किस तरीके से मुस्लिम बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया ये भी आपने देखा है। लेकिन मैं, क्योंकि अब चुनाव नहीं है और मैं इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहता हूं, मेरा मकसद यह है कि उन औरतों के हक में इंसाफ हो जो ये ट्रिपल तलाक जैसे गुनाह को, मैं बार बार कहता हूं क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, ये लोग बैठ के टीवी में जिस तरह की बातें करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ग्राउंड पे काम करता हूं, मैं उनके दर्द को समझता हूं, उनके बच्चों की क्या हालत है, किस तरह से बच्चे भटक रहे हैं, वो औरत जिसके साथ ट्रिपल तलाक हो गई है वो कैसे अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करती है। तो ये कहा जा रहा है कि इस बिल के अंदर कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी रखी जाए ताकि वो अपने बच्चों को पाल सके, अपना खर्चा उठा सके, दिखाने के अलावा नफका उठा सके। हम लोग काम कर रहे हैं। अरे देखिए, आप कहे तो रहे, ये अगर धर्म गुरुओं ने 70 साल से सोचा होता ना तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसको जरूरत नहीं पड़ती। अगर 70 साल से धर्म गुरुओं ने सोचा होता, अगारों ने सोचा होता, दुनिया से चंदा लेके जो बड़े बड़े अदारे खड़ा करे हैं, उन्होंने अगर औरतों को इज्जत दी होती, औरतों को हक दिया होता तो आज ये मसले अदालत में नहीं गए होते। हमारे यहाँ ये मसले अदालत में नहीं गए होते। लेकिन की बात सही है कि अगर अपने घर के मसले हल नहीं, हमारे धर्मगुरु आप मुझे बताइए फेल हो गए, कहीं ना कहीं फेल हो गए। अगर धर्मगुरु फेल नहीं होते भी कम औरतों के तलाक जैसे कुरीति खत्म हो गई थी, जिसको इस्लाम ने, उन औरतों के लिए सबसे बुरा माना गया है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल आप देखिए उसमें प्रोविजन रखना चाहिए कि अगर कोई हवा में बात कर रहे हैं, जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो जब धर्म गुरुओं के ऊपर मेरा क्वेश्चन होता है आपका कोई जवाब नहीं आता। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, आप औरतों के साथ क्या मतलब है? आप बताइए कि धर्म गुरुओं ने क्यों गलती करी, आप बताएं। ठीक है, ये गलती नहीं की होती तो आज मामला यहाँ तक नहीं पहुंचता, हम सभी जानते हैं। असद खान फलाही साहब, आपसे सवाल ये, आपसे असद खान साहब, ये बताए ना, फलाही बैठे हुए हैं दारुल उलूम देवबंद से सवाल करेंगे कि हम अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा दूसरे पे फोड़ दें। बहैसियत पूरी मजमूई, पूरी कौम इसके लिए जिम्मेदार है कि एक ऐसी चीज समाज में हो रही थी, उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाया गया, उसके लिए क्यों नहीं रिफॉर्मेशन की बात की गई, उसकी क्यों नहीं इस्लाह की गई। जी, जाहिर सी बात है, जब सर से ऊपर पानी बह गया,
जब सर से ऊपर पानी बह गया फिर उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। असद खान फलाही साहब, आपसे सवाल इसी के साथ मैं ये करना चाहूंगी कि कांग्रेस कहती है कि हम जब इख्तिदार में आएंगे तो ये मामला और ये ट्रिपल तलाक बिल को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार के सामने इस बिल की क्या कुछ अहमियत है, इस कानून की क्या अहमियत है, ये भी हमारे सामने है। आखिर दो नेशनल पार्टियों के को लेकर एक ही मैटर पर इतना तजाद, तो क्या ये मैटर सिर्फ पार्टी अपने हद तक लाना चाहती है या फिर इसके पीछे वाकई में वो खवातीन के लिए कुछ करना चाहते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उसमें बेहतर जवाब दे पाएंगे इसके ऊपर। मेरा कंसर्न मेरा सिर्फ ये है कि इसके अंदर एक प्रोविजन जो इन्होंने डाला है वो ये है कि क्राइम का, उसको हटाना चाहिए। अगर आप सच में इतने सिंसियर हैं, आप संजीदा हैं, आप चाहते हैं कि ये क्रूरता समाज के अंदर से खत्म हो और मुस्लिम समाज के अंदर रिफॉर्मेशन आए, तो आपको चाहिए कि ऐसे ही कानून बनाए जो सही हो। ऐसा ना हो कि ऐसा फील हो मुस्लिम समाज को, जो अभी बात कर रहे थे यासिर भाई हमारे, कि इतनी औरतों ने एहतजाज किया। जब आप ये मैसेज देंगे कि कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लिबर्टी के ऊपर हमला किया जा रहा है, आपके मजहब के ऊपर हमला किया जा रहा है, तो इस तरह के एहतजाज होंगे ही होंगे, क्योंकि आप ऐसा मौका दे रहे हैं उनको आवाज उठाने के लिए। आपने अगर क्राइम के दर्जे में नहीं बनाया होता तो मुझे नहीं लगता कि 5 करोड़ से ज्यादा खातीन रोड पर आई होती और अपना एहतजाज दर्ज कराया होता है, या और भी जितनी मिली तंजीमों ने और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने जो आवाजें बुलंद करी और क्वेश्चन रेज करे वो किया होता। क्योंकि आपने अगर इसको संजीदगी के साथ सबके साथ बैठकर एक टेबल पे गुफ्तगू करके इस बिल को बनाया होता तो आज शायद ये बात नहीं होती जो आज हो रही है। लेकिन उसके बावजूद लोकसभा में पास करा चुके हैं, 6 महीने गुजरने के बाद दोबारा इन्होंने कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है। अभी राज्यसभा में अगले साल तक इनके पास, सरकार के पास जो है बहुमत हो जाएगा, फुल मेजॉरिटी हो जाएगी, तो उसके बाद ये कानून तो बनना ही है बिल्कुल राज्यसभा से भी। लेकिन ऐसा ना हो कि इस बिल का वही इस्तेमाल होने लगे जो 498A का होता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करनी पड़ी और कहा कि इस बिल को, इस कानून को रिव्यू करने की ज़रूरत है क्योंकि इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो हमें कानून बनाते वक्त ये ख्याल रखना होता है कि इस कानून का मिसयूज़ ना हो जाए। जी, जाहिर सी बात, ये बात वहीं पर पहुंच गई कि जहां से शुरू हुई थी कि आखिर लोगों से बातचीत क्यों नहीं किया गया, लिबरल लोगों को बिठाया जाता और बातचीत किया जाता। क्या यासिर जिलानी, आपको नहीं लगता कि जिस माशरे के लिए, जिस तबके के लिए ये कानून बनाया जा रहा है, उसके अच्छे जानकार, उसके अच्छे माहिरीन जो जानते हैं, जो समझते हैं इस मैटर को, उनसे पूछा जाता? सना, यकीन माने आप कि जब 1986 अधिनियम पार्लियामेंट से एक नियम पास करके उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानों को इंसाफ देने की कोशिश करी थी, तो मुझे लगता है कि आप पढ़िए एक बार उस केस को, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह के फैनेटिक सोच के जो कट्टरपंथी थे वो हिंदुस्तान में इसी तरह के गली गली मोहल्लों में एक झूठ का सहारा लेके जितने भी इस तरह के लोग थे उन्होंने उस केस के अगेंस्ट गए और शाहबानों की क्या हालत हुई इस हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है। वो हमारे कौम पे एक कलंक है। आप यकीन माने कि अगर ट्रिपल तलाक इस वक्त पास होता है तो उस कलंक को धोने का मौका मिलेगा। ये लोग नहीं समझेंगे। ये हमेशा से इस कानून को सख्त नर्म कैसे उसका भरण पोषण होगा, कैसे उसके बच्चे पलेंगे, कैसे, अरे बच्चे तो तब पलेंगे, क्यों पलने की बात आ रही है जब वो ट्रिपल तलाक दे के उसको घर से निकाल रहा है, उसको इनके दिमाग में नहीं समझ में आती है। ये देखिए, ये मसला औरतों की जेंडर इक्वालिटी, आधी आबादी के इंसाफ की नहीं है, ये मसला चौधराहट की है। ये मसला उन चौधरियों की है जिनकी दुकानें अब बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। वो उनके मसले खत्म हो गए। मुसलमान उनसे सवाल कर रहे हैं, जिन मुसलमानों को उन्होंने अब तक धोखा दिया है अपने इदारों से, अपने तंजीमों के थ्रू, वो मुसलमान युवा जो है वो खड़े होकर उनसे पूछ रहा है कि आखिर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने क्या किया है या क्या करेंगे, क्या रोड मैप है? उनके पास रोड मैप नहीं है। आप देखिए, मेरा सिर्फ आपके माध्यम से गुजारिश है, मैं सरकार से भी बहुत कम है, आपका रिएक्शन चाहेंगे इस बार जब इस बिल को टेबल किया जाएगा, क्या चाहते हैं इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते कि इसमें तब्दीली की जाए? देखिए, इसमें वैसे तो बहुत सारी तरमीमात पहले भी सरकार ने की कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो वाइफ के ऊपर रखा, और भी कि अब शिकायत जो है या तो खुद वाइफ या उसके ब्लड रिलेशन के लोग ही कर सकते हैं। पहले किसी को भी करने की इजाज़त थी इस बिल के अंदर, अगर आपने पढ़ा हो इसका तो। लेकिन इसमें काफ़ी तब्दीलियां हो गई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद सरकार
इस डिमांड को या इस रिक्वेस्ट को भी समझ पाए जो कही जा रही है कि आप इसको क्राइम के दर्जे से निकालें और औरत के लिए अब देखना ये होगा कि जब राज्यसभा में ये बिल पेश होगा, लोकसभा से पारित होने के बाद, मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा से ये बिल क्या इस बार पास हो पाता या नहीं। लेकिन सियासी जानकार ये मानते हैं कि इस बार भी चुनौतियां हैं। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो रुख में हमारे साथ अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।